पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि विजय ने वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड की गई वीडियो को सभी के सामने सबूत के तौर पर पेश कर दिया था, जिसे देख सभी को यकीन हो गया था कि मोहित ही असली मुजरिम है। अब आगे भीड़ के बीच अंजलि का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने यह सब देखा। पलक झपकते ही उसके प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को बलात्कार के प्रयास के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका गरीब एक्स बॉयफ्रेंड एक वीआईपी से परिचित था और सफलता जल्द उसके कदम चूमने वाली थी। वो शर्मिंदा और बेहद दुखी महसूस कर रही थी। अगर उसका तुषार के साथ ब्रेकअप नहीं होता तो आज चीजें अलग होती। तुषार, मैं। वो आगे बढ़ी और तुषार का नाम पुकारा। अंजलि को अपना नाम पुकारता सुन तुषार दंग रह गया। अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई, फिर वो मुड़ गया और उसे इग्नोर कर दिया। अंजलि को यह देख आश्चर्य हुआ, फिर वो निराश होकर मुड़ गई और रूम से बाहर चली गई। उसके बाद विजय और माही ने पुलिस स्टेशन में अपने बयान दिए। गुंजन और तुषार भी उनके साथ आए थे। फिर माही के मॉम डैड उसे ले गए, जबकि विजय, तुषार और गुंजन ने सड़क के किनारे एक ढाबे पर रात का खाना खाया। विजय ने उन्हें समझाया कि उसने पिछले 3 सालों में कुछ चिकित्सा कौशल का अध्ययन किया था और डीआईजी मिथिलेश के बेटे को कोमा से बाहर निकाला था। इसके अलावा विजय ने प्रभास और बाकी लोगों को फोन किया था और तुषार और उसके पिता के लिए नौकरी ढूंढने के लिए कहा था। तुषार को अलविदा कहने के बाद उसने गुंजन को उसके घर छोड़ा और वापस ब्लूबेल फुटहिल गार्डन लौट आया। पलक झपकते ही कई और दिन बीत गए। विजय के यह दिन सामान्य बीत रहे थे। वो हर दिन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्तियों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता था, फिर ताबीज बनाने और वृक्षारोपण के कौशल का अध्ययन करता था। हर दूसरे दिन वो सड़क निर्माण की प्रगति की जांच करने के लिए पापड़ा गांव जाता था। दिन उतार चढ़ाव भरे नहीं थे, लेकिन समय बहुत बीत चुका था। आहाना के साथ दिन और भी रोमांटिक थे। स्टूडेंट गैदरिंग को खत्म हुए कई दिन बीत चुके थे, लेकिन उस दिन के बाद सभी स्टूडेंट्स का विजय के प्रति बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। उनमें से कई लोगों ने तो उसे डिनर पर भी इनवाइट किया था, लेकिन विजय ने कुछ बहाना लगाते हुए उन सभी को मना कर दिया था। विजय की सिफारिश के बाद तुषार और उसके पिता को शंकर ने जॉब पर रख लिया था। उसकी एक जूते की फैक्ट्री थी जहां टॉप ब्रांड्स के जूते बनाए जाते थे और उनके जूते इंटरनेशनल भी एक्सपोर्ट होते थे। शंकर दोनों बाप बेटे की परफॉर्मेंस से संतुष्ट था। तुषार एक ईमानदार और मेहनती लड़का था। इसके अलावा वो अपने काम के बारे में हमेशा डेडिकेट रहता और उसे जल्द से जल्द सीख लेता था, जबकि उसके पिता एक विनम्र व्यक्ति थे जो कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। शंकर ने उन्हें तुरंत परमानेंट जॉब पर रख लिया था। फैक्ट्री में तुषार एक सेक्रेटरी की पोस्ट पर था, जबकि उसके पिता एक वर्कशॉप सुपरवाइजर बने। इसी वजह से तुषार के पिता ने विजय को ठीक से धन्यवाद देने के लिए उसे रात के खाने पर अपने घर आमंत्रित करने पर जोर दिया। उनके पास विजय को धन्यवाद देने के अलावा कुछ नहीं था, जिसके कारण उन्हें बहुत शर्म आ रही थी। जहां तक मोहित और पूजा का सवाल है, कैप्टन आदित्य के अनुसार दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया था और उन्हें जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। मोहित बलात्कार के प्रयास का दोषी था और उसे 3 साल या उससे अधिक की जेल होने की संभावना थी और पूजा उसकी एक सहयोगी थी, इसलिए उसे एक हल्की सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी उसे कई सालों के लिए तो सजा होनी ही थी। विजय इन नतीजों से काफी संतुष्ट था। उसके मुताबिक जेल में बहुत सारे विकृत मानसिकता वाले खतरनाक बलात्कारी बंद थे, लेकिन मोहित गौरी और कोमल त्वचा वाला एक सुंदर लड़का था। वहां उसका जीना इतना भी आसान नहीं होगा। कुछ और दिनों बाद पापड़ा गांव से एक अच्छी खबर आई। सड़क का काम आखिरकार पूरा हो गया था। विजय को जैसे ही खबर मिली, वो तुरंत पापड़ा गांव के लिए रवाना हो गया था। गड्ढों वाला टेढ़ा पहाड़ी रास्ता एक चौड़ी और सपाट डामर वाली सड़क बन गया था। माहौल बिल्कुल अलग था, जैसे कि यह रास्ता एक समृद्ध शहर की ओर ले जा रहा हो। डामर सड़क मुख्य सड़क को सीधे गांव से जोड़ती थी, उस पुल के पार जो नदी की धारा के ऊपर से जाता था। विजय के पहुंचने पर ग्रामीणों ने तुरंत उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। गांव का बुजुर्ग मुख्य भी उसका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद था। विजय बेटा, पता नहीं मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे बोलूं, लेकिन तुमने जो गांव के लिए किया है वो कोई एक नेता भी नहीं कर सकता। पूरे गांव की ओर से मैं तुम्हें शुक्रिया बोलता हूं। गांव का मुख्य बहुत उत्साहित नजर आ रहा था और विजय के सामने हाथ जोड़े उसके चेहरे पर अपार कृतज्ञता थी। हाँ, मेरे विजय को देखो,
वो बड़ा होकर कितना अच्छा इंसान बन गया है, उसका मामा गर्व से हंसते हुए बोला। गांव वालों ने उसे गौर से देखते हुए आपस में चर्चा चालू कर दी। देवदत्त बहुत भाग्यशाली हैं कि उसे एक अच्छा नाती मिला है। यह तो अभी उसने पहला कदम उठाया है, तुम आगे आगे देखते जाओ कि हमारा गांव कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचता है। हाँ, तुमने सही कहा। विजय सच में एक अच्छा लड़का है। उसके दिल में रत्ती भर भी खोट नहीं है, वो हमारे गांव का भला ही चाहता है। गांव के सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की। कुछ लोगों ने तालियां बजाना भी शुरू कर दी थी। अधेड़ उम्र की महिलाओं का एक समूह भी उसे प्रशंसा के साथ देख रहा था। ओह, यह विजय इतना बुरा लड़का नहीं है। उसे देखो, वो सुंदर है और उसका कद भी लंबा है। अगर मेरी बेटी कुछ साल छोटी होती तो मैं उसकी शादी विजय से ही करवा देती। हट, भला विजय क्यों तुम्हारी उस जंगली बेटी को पसंद करेगा? विजय इतना अच्छा बच्चा है, वो पहले से ही शादीशुदा होना चाहिए। अगर वो नहीं भी है तो वैष्णवी की बेटी को कतार में पहले स्थान पर होना चाहिए। विजय ने अपने नाना नानी से मिलने का बहाना बनाने से पहले कुछ समय के लिए ग्रामीणों के साथ खुशियों का आदान प्रदान किया। उसके नाना नानी ने इस बीच विजय द्वारा बनाई गई कई स्वास्थ्य देखभाल दवाएं ली थीं। उनके शरीर मजबूत हो गए और उनका रंग बेहतर हो गया। वो अच्छे मूड में लग रहे थे। विजय इस बार भी उनके लिए स्वास्थ्य देखभाल औषधि की कई बोतलें लाया था। विजय बेटा, आपने गांव के लिए एक और अच्छा काम किया है। अगर स्वर्ग में लक्ष्मी को पता चल जाए कि आपने क्या किया है तो वो बहुत खुश होगी। विजय को देखते और अपनी बेटी को याद करते हुए नानी की आंखों में आंसुओं झलक आए थे। नाना जी की आंखों में भी उदासी झलक आई और उनके आंख लाल होने लगी थी। नाना और नानी से कुछ देर बात करने के बाद विजय अवनी के घर गया। ओ विजय बेटा, तुम आए हो। दूर से देखते हुए वैष्णवी ने उसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। विजय का नाम सुनकर अवनी भी घर से बाहर आ गई थी। वो शरारत से दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे जो उसकी सुंदरता को और भी अधिक निखार रहे थे। उसकी स्किन गोरी और बेदाग थी। उसकी विशेषताएं सुंदर थीं और बिना किसी मेकअप के वो शुद्ध लग रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो उज्जवल सूरज के नीचे बहुत आकर्षक लग रही थी। विजय, आप यहाँ कब आए? वो मधुर स्वर में बोली। उसकी मुस्कान सुंदर थी। उसकी बड़ी आंखें अर्धचंद्र की तरह थोड़ी संकीर्ण थीं। हाँ, मैं अभी कुछ देर पहले ही यहाँ सड़क देखने आया था, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अवनी घर पर ही अपने छूटे हुए सिलेबस की पढ़ाई कर रही थी। अच्छी चल रही है। मैंने लगभग अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया है, इसलिए जब मैं स्कूल लौटूंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अवनी ने जवाब दिया। बढ़िया, विजय मुस्कुराया। अब आप अंदर नहीं आएंगी या फिर बाहर खड़े रहने का इरादा है? अवनी ने कुछ शरारत से कहा। कुछ देर घर में बैठने के बाद विजय पहाड़ों पर चला गया। वृक्षारोपण के लिए बगीचे का डिजाइन रेडी था और कागजी कार्रवाई भी पूरी हो चुकी थी। सड़क का काम पूरा होने के बाद सभी मजदूरों को बगीचे की कंस्ट्रक्शन पर लगा दिया गया था। विजय यह देख पूरी तरह से संतुष्ट था। बगीचे की कंस्ट्रक्शन सड़क की तुलना में आसान थी और इसमें अधिक समय नहीं लगने वाला था क्योंकि पाइलिंग की आवश्यकता नहीं थी। प्रभास के अनुसार उन्हें उनकी वर्तमान प्रोग्रेस के आधार पर आधे महीने के भीतर पूरा काम खत्म कर लेना चाहिए। विजय ने पूरी पर्वत श्रृंखला को अपने बागान व्यवसाय के लिए आरक्षित कर रखा था। औषधीय जड़ी बूटियों को पहाड़ों या घाटियों में लगाया जाना था। ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्र को अलग अलग भूखंडों में अलग अलग जड़ी बूटियों की खेती के लिए विभाजित किया गया था। एक संक्षिप्त निरीक्षण के बाद विजय पहाड़ों की गहराई में जादुई झरने की ओर आ गया था। उसने जादुई झरने के आसपास के क्षेत्र का चक्कर लगाया और ड्रैगन मशरूम के लिए जमीन का एक टुकड़ा निर्धारित किया, जबकि झरने के बगल में शंख पुष्पी की खेती की जा सकती थी। ड्रैगन मशरूम और शंख पुष्पी का आध्यात्मिक तरल के अलावा और भी कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता था। उनकी मदद से कई असरदार औषधि बनाई जा सकती थी। क्या विजय जड़ी बूटियों का यह बगीचा अच्छे से स्थापित कर पाएगा या अभी भी उसके रास्ते में और अड़चन आना बाकी है? आखिर क्या होगा? विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि स्टूडेंट गैदरिंग खत्म हो चुकी थी और पापड़ा गांव में सड़क कंस्ट्रक्शन का काम भी पूरा हो चुका था।
विजय सड़क और जड़ी बूटियों के बगीचे की प्रोग्रेस से संतुष्ट था, इसलिए सब अच्छे से देखने के बाद वो जादुई झरने के पास जाता है, जहां वो शंख पुष्पी और ड्रैगन मशरूम की खेती के लिए जगह डिसाइड करता है। अब आगे विजय की रोपण विधियों को आर्टिफिशियल कल्टीवेशन के रूप में माना जा सकता है। हालांकि उसके तरीकों के साथ कल्टीवेशन बहुत ज्यादा अलग थी। उसके तरीकों के साथ जड़ी बूटियों में आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति मौजूद थी। शंख पुष्पी के लिए प्लांटेशन की आवश्यकताएं ड्रैगन मशरूम की तरह सख्त नहीं थीं। ड्रैगन मशरूम कम तापमान में पनपता था और वो देश के दक्षिणी भाग में पाया जाता था, इसलिए ड्रैगन मशरूम उगाने के लिए यह कोई उपयुक्त स्थान नहीं था। लेकिन विजय के पास स्वाभाविक रूप से इसका भी एक समाधान था। उसने पहले से ही जेड ताबीजों का एक सेट बनाकर रखा था। उन ताबीजों में बर्फीली शक्तियों का प्रवाह था और उनकी मदद से क्षेत्र ठंडा हो जाता, जिससे यह ड्रैगन मशरूम की खेती के लिए उपयुक्त स्थान बन जाता। फिर उसने घाटी में एक चक्कर लगाया और उसकी परिधि के चारों ओर नियमित अंतराल पर कुछ मीटर गहरे छेद खोदे और अंदर जेड ताबीज लगाए। जब जेड ताबीज लगाने का काम पूरा हो गया तो विजय उस क्षेत्र में तापमान में गिरावट को महसूस कर सकता था। फिर उसने एक कुदाल निकाला, उस क्षेत्र में जुताई की और जादुई झरने से पानी छिड़का। इसके बाद उसने छोटे छोटे छेद किए और प्रत्येक छेद में एक ड्रैगन मशरूम के अंकुर को दफनाया। ये काम करते हुए उसे 2-3 घंटे बीत चुके थे और अब आसमान में अंधेरा छाने लगा था। विजय फिर जादुई झरने के बगल में गया और जाने से पहले शंखपुष्पी बगीचे की प्लांटेशन की ओर वहां कुछ बीजों को बिखेरा। ये क्षेत्र पहाड़ों में गहरा था और वहां शायद ही कोई जाता था। उसे इस बात का डर नहीं था कि कोई उसके रहस्य का पता लगा सकता है। हालांकि उसने भविष्य में एक भूल भुलैया बनाने की योजना बनाई ताकि सामान्य लोग यहां कभी ना पहुंच सकें। जब विजय पहाड़ों से निकला तो आसमान में पहले से ही अंधेरा छा चुका था। गांव में छतों पर चिमनी से धुआं निकलता दिखाई दे रहा था और दूर दूर तक रात के खाने की हल्की सुगंध हवा में फैल हुई थी। इससे पहले कि वो शहर की ओर निकलता, उसने एक मिनी वैन को गांव में प्रवेश करते देखा जो उसके पास से तेजी से गुजरी। जब विजय ने मिनी वैन पर नजर डाली तो वो थोड़ा हैरान रह गया। गाड़ी में 2 लोग मौजूद थे। गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति लगभग 20 कुछ वर्ष की उम्र का एक वेल बिल्ट यंग लड़का था। उसका चेहरा चौकोर और भौहें मोटी थीं। वो काफी मस्कुलिन लग रहा था। उसके बगल की पैसेंजर सीट पर एक उसी की हम उम्र लड़की थी। वो भी ठीक ठाक लग रही थी और उसके चारों ओर एक चार्मिंग ऑरा फैला हुआ था। विजय उस लड़की से अनफैमिलियर था, हालांकि वो उस लड़के को अच्छी तरह से जानता था। उसका नाम शिवम था और वो उसका कजन भाई था। जब वो बच्चे थे तब वो बहुत करीब थे। वो खेतों में एक साथ खेलते थे। हालांकि बड़े होने के बाद उनका आपस में कांटेक्ट लगभग खत्म सा हो गया था। उसके मामा के अनुसार शिवम शहर में काम करता था और शायद ही कभी गांव वापस आता था। जैसे ही दोनों व्हीकल ने एक दूसरे को क्रॉस किया तो मिनी वैन अचानक कुछ दूरी पर रुक गई और विंडो से एक सिर बाहर निकला और चिल्लाया, विजय। विजय भी रुक गया और मुड़कर जवाब दिया, तुम वापस आ गए हो भाई शिवम? ओह, तो यह विजय तू ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे लगा कोई जाना पहचान वाला है। शिवम ने गाड़ी से उतरकर विजय की ओर जाते हुए कहा। विजय भी अपनी बाइक से उतरकर उसके पास गया और हाथ मिलाते हुए गले से मिला। शिवम ने विजय को सिर से लेकर पैर तक देखा और कहा, यार विजय, सच में तू कितना बदल गया है। लग ही नहीं रहा कि तू अपना विजय है। वैसे मैंने पिताजी से तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है। सच में यार, तू तो अद्भुत निकला। विजय के कंधे को थपथपाते हुए शिवम ने उत्साह से कहा। विजय मुस्कुराया, फिर उसने मिनी वैन को देखा और कहा, तो अब तुम घर आने के लिए फ्री हो? और क्या वो भाभी है? शिवम चौंक गया। फिर तुरंत उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उसका भाव उदास हो गया। अभी नहीं। विजय ने उसके चेहरे के भाव में बदलाव देखा और पूछा, क्या बात है यार? ये कुछ भी नहीं है। आओ, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूं। ये कहते हुए उसने विजय को मिनीवैन की ओर खींचा। आयशा, ये मेरा छोटा कजन भाई है। मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था। ये वही है जिसकी बदौलत आज गांव में एक नई सड़क बनी है। विजय, यह आयशा है। शिवम ने दोनों लोगों का एक दूसरे से परिचय कराया। आयशा गाड़ी से बाहर निकली और विजय को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में कुछ आश्चर्य नजर आया।
उसने शिवम से पहले उसके कजन भाई के बारे में सुना था। उसका वो कजन भाई एक महान व्यक्ति की तरह था और कई इंपॉर्टेंट लोगों से उसकी जान पहचान थी। इसके अलावा वो गांव के पहाड़ में एक बगीचा स्थापित करने जा रहा था। उसने सोचा था कि इस तरह का एक आदमी एक अमीर व्यक्ति होना चाहिए और असाधारण कपड़े पहनता होगा, लेकिन उसके सामने के लड़के ने सादे कपड़े पहने हुए थे। उसकी पैंट मिट्टी से सनी हुई थी और वो एक छोटी सी 3 व्हीलर बाइक पर सवार था। वो उतना ही सादा था जितना कोई भी आम व्यक्ति हो सकता था। वो केवल सादा नहीं था, कुछ लोग सोच सकते हैं कि वो घटिया या गरीब था। उसने विजय की ओर देखा, लेकिन वो अपने सामने खड़े लड़के के साथ अपनी मानसिक छवि को एक साथ नहीं ला सकी। ठीक है, शायद उसे ऐसा रहना पसंद है, आयशा ने ऐसा सोचा। फिर वो विजय को देख मुस्कुराई। क्या मैं आपको विजय कह सकती हूं? बेशक भाभी जी, विजय मुस्कुराया। आयशा हैरान रह गई। हालांकि वो मुस्कुरा दी और कोई जवाब नहीं दिया। शिवम कुछ शरारत से मुस्कुराया और विजय की ओर खिलखिलाकर देखा। विजय ने सोचा कि यह थोड़ा अजीब है। वो देख सकता था कि दोनों लवर्स हैं। आयशा एक आकर्षक चेहरे के साथ अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाली लड़की थी। उसके कपड़े ट्रेंडी थे। शिवम को ऐसी गुड लुकिंग गर्लफ्रेंड पाकर खुश होना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लम कुछ और है। चूंकि शिवम ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उसे लगा कि पूछना अनुचित होगा। उन्होंने कुछ समय और बातचीत की, फिर अलग हो गए। विजय अपनी छोटी 3 व्हीलर बाइक पर बैठ शहर लौट आया। विजय ने पूरी रात फॉर्मेशन को बिछाने के लिए ताबीज तैयार करने में बिताई। वो जिस फॉर्मेशन की तैयारी कर रहा था उसे 2 लाइन गैदरिंग फॉर्मेशन कहा जाता था। 2 लाइन का गठन आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। हालांकि पहली लाइन का उपयोग वायु से आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए किया जाता था, जबकि दूसरी वाली का उपयोग पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। लेकिन आज के मॉडर्न समय में वायु में आध्यात्मिक ऊर्जा पतली थी, इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने का गठन 2 लाइन इकट्ठा करने के गठन जितना प्रभावी नहीं होगा। 2 लाइन गैदरिंग फॉर्मेशन के गठन के साथ पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा किया जा सकता है और बढ़ती औषधीय जड़ी बूटियों को पोषण देने के लिए उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से ड्रैगन मशरूम और शंख पुष्पी के लिए, जिन्हें आमतौर पर परिपक्व होने में दशकों लग जाते हैं। विजय इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सबसे पहले जादुई झरने के चारों ओर ताबीज का एक सेट तैयार किया था। भविष्य में वो पूरे बगीचे के आसपास रखने के लिए ताबीज के और सेट बनाएगा। विजय अगली सुबह जल्दी से पापड़ा गांव के लिए रवाना हो गया। उसने जादुई झरने के बगल में ड्रैगन मशरूम बागान का सर्वेक्षण किया। जादुई झरने के पानी के साथ ड्रैगन मशरूम के पौधे उसकी अपेक्षाओं से बहुत तेजी से थोड़े लंबे हो गए। उसने एक कुदाल से खरपतवारों के क्षेत्र को साफ किया, ब्लड मोती से कुछ तख्तों को निकाला और ड्रैगन मशरूम वाले क्षेत्र को घेरने के लिए एक बाट बनाई। यह काम पूरा होने के बाद ड्रैगन मशरूम उद्यान काफी वास्तविक लग रहा था। विजय ने अपने माथे का पसीना पोंछा और मुस्कुराया। उसने खुद को संतुष्ट और गौरवान्वित महसूस किया। फिर उसने पूरे क्षेत्र के चारों ओर 2 लाइन इकट्ठा करना शुरू किया। फिर शंख पुष्पी बगीचे वाली जगह का सर्वेक्षण करने गया। उसने एक दिन पहले ही शंख पुष्पी बीजाणुओं को बिखेर दिया था। जादुई झरने के पानी के पोषण के साथ वो भी अंकुरित होने लगे थे और काफी अच्छी प्रोग्रेस दिखा रहे थे। आखिर शिवम और आयशा के रिश्ते में यह अनजानी सी खटास कैसी थी, जिसे समझने में विजय असमर्थ था। आखिर क्या होने वाला है? विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ, सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर।